तो बच्चों, पार्ट नंबर थर्ड में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर थर्ड में और मैं इस वाली जो पार्ट में से कुछ जो वीडियोस बनेगी उनको तोड़ के भी अलग से डालूंगा, जैसे कि मैं सिर्फ डिफरेंस फॉर्म में अलग से डालने वाला हूँ। ये डिफरेंस बेटा जो है हमारा व्यष्टि और समष्टि के बीच में होने वाला है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बड़ी बात पता है क्या है, मैंने अभी कुछ दिन पहले टेस्ट दिया ट्यूशन में और बच्चों को ये डिफरेंस लिखने को दिया। मैंने कहा कोई 4 पॉइंट्स लिख के दो। अब बात यहाँ पे ये आई कि बच्चों को डेफिनेशन तो पता था, ये लास्ट पॉइंट भी पता था कि मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका, आपको भी मैंने पार्ट में पढ़ाया हुआ है, तो ये चीज बच्चे को पता होती है। बट बच्चा कहता है भाई इसके अलावा हम इसमें क्या लिख सकते हैं ये बताओ। तो इसी कारण से मुझे डिफरेंस बनाना पड़ रहा है। अभी मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बनाऊंगा इसी डिफरेंस को। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट को खत्म करते हैं, फिर देखते हैं फिर। ठीक है बेटा, तो देखो हमारा पार्ट नंबर थर्ड जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ठीक है, उसका पार्ट नंबर थर्ड है ये। और स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से। बेटा व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। अगर आपने ध्यान दोगे परिभाषा में, तो ये वही है जो मैं आपको हमेशा से पढ़ाता रहता हूँ, वही चीज लिखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों या फिर व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र यह अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत समस्त यानी सभी, कुल यानी टोटल की बात कर रहा है, तो समस्त आर्थिक इकाइयों या फिर समस्त आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, क्षेत्र। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये व्यक्तिगत की बात कर रहा है, इसका मतलब इसका क्षेत्र जो होगा वो सीमित होगा यानी छोटा होगा। क्लियर। और समष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो व्यापक यानी बड़ा होगा, तो ये समस्त की बात करता है। यहाँ तक समझ में आता है सबको। पॉइंट नंबर थर्ड, अन्य नाम। हम इसको क्या क्या और बोल सकते हैं, वैसे तो इसको बहुत सारे नाम है बट आपके लिए मैंने 4 नाम दिए हैं, 3 यहाँ पे एक नीचे भी है, ठीक है। तो इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसे व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं और इसे आंशिक संतुलन का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आंशिक संतुलन का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये व्यापक अर्थशास्त्र है, इसे राष्ट्रीय अर्थशास्त्र भी कहते हैं और इसे सामान्य संतुलन का अर्थशास्त्र, इसका सामान्य संतुलन का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। बेटा ध्यान से सुनना, यहीं पे याद हो जाएगा सब कुछ। बाकी जो नोट्स बना रहे हैं बेटा वो तो बनाए, प्लीज नोट्स बनाए, क्योंकि आपको पूरी माइक्रो में करवाने वाला हूँ। पहले भी करवाई थी, आप देखोगे तो पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो ज्यादा पुरानी भी नहीं है, आप कर सकते हो वहां से भी, बट ये बिल्कुल नई तरीके से दोबारा से बनती है बेटा सब चीज। परिभाषा, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है और इसके अंतर्गत समस्त आर्थिक इकाइयों यानी समस्त आर्थिक समस्याओं का अध्ययन होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र व्यापक यानी बड़ा होता है। इसको हम सूक्ष्म, व्यक्तिगत या आंशिक संतुलन का अर्थशास्त्र कह सकते हैं। इसको व्यापक, राष्ट्रीय और सामान्य संतुलन जनरल इक्विलिब्रियम का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। बात करें संबंधित की, तो यह मूल रूप से मेनली अगर हम बात करें तो यह बाजार में जो कीमत होता है ना उसके विवरण से संबंधित होता है। यानी किससे संबंधित होता है? ये बाजार की कीमत से संबंधित होता है, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। बेटा इंग्लिश में याद जरूर रखना है इसको, ठीक है ना। तो बोले अगर आपसे बोलेगा थ्योरी ऑफ प्राइस कहां पढ़ने को मिलता है बेटा, तो यहीं पे ही है, क्योंकि यह मूल रूप से बाजार में कीमत के विवरण, ठीक है, इससे संबंधित होता है और इसलिए प्राय यानी देखा गया है कि इसको हम जो है थ्योरी ऑफ प्राइस यानी कीमत सिद्धांत भी कह लेते हैं, ठीक है ना। जबकि यह अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पाद किससे संबंधित है? समस्त उत्पाद, सभी उत्पाद, समस्त बोलो समग्र बोलो यानी एग्रीगेट की बात कर रहा है, यानी टोटल की बात कर रहा है। तो समग्र उत्पाद यानी टोटल उत्पाद, सामान्य कीमत जो सभी के लिए होगी, तो जनरल जो है प्राइस की बात कर रहा है। तो यह अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पाद और सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। किससे संबंधित है? समस्त उत्पाद और सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। इसलिए प्राइस से आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आय तथा रोजगार का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। इस पॉइंट पर ध्यान रखना बेटा, ध्यान से सुन लो इस पॉइंट को एक बार और, कि ये जो है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ये बाजार में कीमत के विवरण से संबंधित होता है, इसलिए इसको कीमत सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। और ये वाला जो है ना समस्त सभी उत्पाद
तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण, सामान्य मतलब जनरल जो प्राइस होगा सबके लिए होगा, तो जनरल प्राइस स्तर के निर्धारण से संबंधित है, इसलिए प्राय इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत, क्या कहते हैं, आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। पेपर में आ चुका कई बार कि आय तथा रोजगार का सिद्धांत किसके अंदर आता है, तो आप समझ जाना किसके अंदर आएगा, समष्टि के अंदर। क्लियर हो गया। चलो आधार की बात करें तो इसका आधार क्या, आंशिक संतुलन, नाम भी है देखो, आंशिक संतुलन सिद्धांत होता है। इसका आधार जो है वो आंशिक संतुलन सिद्धांत होता है, जबकि इसका जो आधार है वो सामान्य संतुलन सिद्धांत होता है। इसका क्या है, आंशिक संतुलन सिद्धांत इसका आधार है, इसका क्या है, सामान्य संतुलन सिद्धांत यानी प्रिंसिपल है ना, थ्योरी बोल लो। चलो विश्लेषण की अगर हम बात करें तो इसका विश्लेषण करना यानी एनालिसिस करना क्या होता है, सरल होता है। नहीं इसके मुकाबले यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विश्लेषण होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र के मुकाबले यहाँ पे आसान है करना इसका, ठीक है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो विश्लेषण है अगर आप एनालिसिस करने की सोच रहे हो तो बेटा इतना आसान नहीं है, थोड़ा जटिल टाइप का मिलेगा, थोड़ा कठिन मिलेगा, ये आसान नहीं है बेटा। इसमें पूरा आपको पूरी इकोनॉमी की बात करनी होती है, बड़े लेवल पे बात करनी होती है, इसलिए बेटा यहाँ पे जो विश्लेषण होगा ना वो अत्यंत जटिल होगा। क्लियर हो गया, कठिन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे सरल है, आसान है, विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। चलो अध्ययन, इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आ चुका कई बार इस पॉइंट पे। इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता, ध्यान से समझना क्या वर्ड लिखा हुआ है, एक उपभोक्ता, एक परिवार, एक फर्म, ठीक है। क्या आ रही है, एक उपभोक्ता एक परिवार, क्या मैंने बताया था जो आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी मैंने कहा क्या दो उपभोक्ता नहीं हो सकते, अगर दो आए तो यहाँ इनके यहाँ आएगा बेटा, यही आएगा, 10 करो तो भी यही आएगा, 100 बोलू तो भी यही आएगा, 150 बोलू भाई तब भी यही आएगा। तो फिर कैसे इसको पढ़े, फिर आपने एक क्यों लिखा, देखो एक लिखा जाता है बट मैं इसको बता देता हूं कि यहाँ पे जो बेटा जब तक मैं पूरे इकोनॉमी के पूरे अर्थव्यवस्था के उपभोक्ता ना बोल दूं ना तब तक वो यहाँ नहीं आएगा, समझ आ गया। यहाँ पे समग्र लेवल पे आता है, नहीं पूरे इकोनॉमी की बात करता है ये, और ये कुछ की बात कर रहा है, 10 20 30 50 सब यही आएंगे, बात समझ आ गया। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो पूछा जाता कई बार कि एग्रीगेट यानी समग्र या समस्त किसके अंदर आता है, तो हर बच्चा बोलता है, मुझे आप भी बोल रहे हो कि पता है समग्र यानी समस्त यही आता है, एग्रीगेट यही आता है, सही बात है, एग्रीगेट यही आता है, यहाँ एग्रीगेट नहीं है। बट फिर क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है और बोलता है एग्रीगेशन कहाँ इन्वॉल्व होता है। अब बच्चा कहता है अबे एग्रीगेट एग्रीगेशन सब सेम ही तो है, यही आएगा, ऐसा नहीं है बेटा। एग्रीगेशन यानी टोटलिंग, टोटलिंग बेटा दोनों जगह हो सकती है, यही पॉइंट याद रखना, पेपर में आ चुका है, आपकी बुक में भी था ये एमसीक्यू कि एग्रीगेशन कहाँ इन्वॉल्व होता है, नहीं जो आप जो टोटलिंग करते हो वो कहाँ आती है, तो बेटा दोनों में टोटलिंग आती है। इसमें छोटे लेवल पे टोटलिंग होती है, इसमें बड़े लेवल पे टोटलिंग होती है, इसमें जो एग्रीगेशन होता है वो छोटे लेवल पे होता है, इसमें एग्रीगेशन बड़े लेवल पे होता है। बात को समझो इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी यहाँ पे पूरे देश का देखा जा रहा है, एग्रीगेट यहीं पे आता है। पर यहाँ पे अगर मान लो 5 उपभोक्ता आ गए तो क्या उनका टोटल नहीं करोगे, उनका तो टोटल करोगे ना, तो यहाँ पे भी एग्रीगेशन हो सकता है, बट यहाँ पे छोटे लेवल पे, यहाँ पे बड़े लेवल पे, तो इसका आंसर था बोथ, दोनों, ठीक है ना, व्यष्टि भी और समष्टि भी। तो पैटर्न समझो, अगर बोलेगा समग्र किससे रिलेटेड है तो समग्र तो बेटा इससे रिलेटेड है, सिंपल सा आंसर है। बट क्या जो समग्रता यानी टोटलिंग होती है, जो एग्रीगेशन होता है, क्या वो सिर्फ यहीं पे होता है एग्रीगेशन, क्या नहीं, एग्रीगेशन बेटा यहाँ पे भी हो सकता है, बट यहाँ पे छोटे लेवल पे होगा। क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गई ना सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मांग होना, डिमांड वाला आपने चैप्टर पढ़ भी लिया होगा बहुत बच्चों ने, अगर नहीं पढ़ा तो बेटा पढ़ लोगे मेरे साथ भी। तो मांग पूर्ति बेटा यहीं पे आता है, 11वीं क्लास में पढ़ते हो, व्यष्टि के अंदर पढ़ते हो, ठीक है ना। एक उद्योग बोलेगा वो भी यहीं आएगा, कि एक उद्योग यहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारी फर्म को मिलाकर के एक उद्योग बनता है, बहुत सारी फर्मों को मिलाकर एक उद्योग बनता है, मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना। बट ये अभी भी एक ही उद्योग है तो यहीं पे आएगा, जब सारे उद्योग बोल दूंगा तो यहाँ आ जाएगा, समझ आ गया। प्रति व्यक्ति आय यानी एक व्यक्ति की औसतन आय, वो भी यहीं आता है, इन आदि का अध्ययन किया जाता है, बेटा वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना। इसके अंतर्गत घरेलू आय यानी जो हमारे देश की आय है ना, घर जो बाउंड्री के अंदर आ रही है उसकी बात कर रहे हैं, अभी इतना समझ लो, ज्यादा डीपनेस में नहीं जाने वाला। तो घरेलू आय इसके अंदर आता है। राष्ट्रीय आय, देश के अंदर प्लस देश के बाहर से भी तो आप कमाते हो, तो ये भी बड़ा लेवल, तो दोनों ही बड़े लेवल है, घरेलू आय भी और राष्ट्रीय आय भी। समग्र मांग, समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, नहीं टोटल डिमांड टोटल सप्लाई यहाँ आएगा, यहाँ से मांग सप्लाई था यानी मांग और पूर्ति था, यहाँ पे आपका समग्र मांग समग्र पूर्ति है। क्लियर हो गया, 4 पॉइंट समझ में आ गया। इसके अलावा बेरोजगारी या रोजगारी की अगर हम बात करें, रोजगार बेरोजगार सब यही आता है, क्योंकि मैंने इसमें एग्जांपल भी दिया था कि कभी भी टीवी में या फिर कहीं भी क्या नाम है ये आपका न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं लिखा रहता कि जैसे मैंने बताया था कि
भारत में दिल्ली एक जगह, दिल्ली में भजनपुरा का इलाका एक जगह, भजनपुरा के इलाके में क्या नाम है, भजनपुरा मार्केट है, मार्केट में क्या नाम है, देखो वो चौथा मकान दिख रहा है, वो गली नंबर 15 में चौथा मकान है, चौथे मकान के तीसरे फ्लोर पे देखो बंदा बीड़ी फूक रहा है, वो बंदा देखो लूडो खेल रहा है, बेरोजगार बैठा है। कभी इस तरह से डेटा नहीं आता, पर्टिकुलर एक बंदे को पकड़ के डेटा नहीं देते। रोजगार बेरोजगारी का डेटा बेटा ये आता है कि 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से इतने लोग औसतन भारत में बेरोजगार हैं, या 2022-23 के हिसाब से औसतन यानी एवरेज देखा जाए लगभग लगभग इतने लोग बेरोजगार। तो बड़े लेवल पे डेटा ऐसे दिया था, औसतन दिया था और बड़े लेवल पे दिया जाता है। ये नहीं एक बंदे को देखो वो वहां बैठा, देखो वो इंजेक्शन ले रहा है, वो बेरोजगार बैठा है, ऐसा डेटा आता ही नहीं है पर्टिकुलर एक बंदे के लिए, ठीक है ना। तो रोजगार बेरोजगारी दोनों ही आएगी। बहुत बच्चे बोलते हैं आपने बेरोजगारी लिखी है, रोजगार क्यों लिखी, तो लिख लो ना, रोजगार सब यही आने वाला है, बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्फीति और अस्फीति अंतराल, स्फीति अंतराल मैंने बताया था जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है उसको स्फीति अंतराल इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये डिफ्लेशनरी गैप है जब कीमतें कम हो जाती है ना, ठीक है। बाकी डीपली हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम समष्टि में पढ़ाऊंगा आपको 12th में, मैंने पढ़ा भी रखी है, बहुत सारी वीडियो बन रखी है बेटा उसकी, ठीक है, पूरी बुक ही बनी है मेरे हिसाब से जहां तक याद है। तो इसको इस तरह समझ लो कि अगर मान लो कभी इसका डेटा भी देखो इस तरह से नहीं होगा कि क्या नाम है मोदी जी खासकर क्या नाम है अनाउंसमेंट दे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज इस डेट से, मान लो सपोज करो आज कौन सी डेट है, जो भी 25, 26, 24 तारीख जो भी है, 23 तारीख जो भी है, तो आज इस डेट से जो सिलेंडर की कीमत है वो हम ओम प्रकाश जी के लिए, कोई भी नाम ले लो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, या मेरा नाम ले लो, अमित के लिए सिलेंडर जो है हम वो 1200 रुपए का करने वाले हैं, और बाकी सबके लिए जैसा चल रहा है 853 वही चलता रहेगा। कैसा हो सकता है कि मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी है, नहीं है ना। इसका मतलब अगर सिलेंडर के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सबके लिए बढ़ेंगे, घटेंगे तो भाई सबके लिए घटेंगे, ऐसे ही होता है ना। तो उसका मतलब ये जो मुझे स्फीति का अंतराल है या अस्फीति का अंतराल है, सब चीज यही पढ़ा जाता है। बात समझ आ गया ना, ठीक है। अभी आपको इतना ही समझ लो, अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बेटा, स्फीति का अस्फीति का अंतराल काफी बड़ा गैप है। इसमें हम एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, मतलब जो होता है अभावी मांग, ये जो है सब देखना पड़ता है। अभी इतना डीप कहाँ लेके जाऊं आपको, ठीक है। तो अभी इतना समझ लो तो उसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर, नोट डाउन कर लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं बेटा।